सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का जो सेकंड चैप्टर है विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की एक और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज ऑफ एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला को हम कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं? कैपिलैरिटी के अंदर पढ़ते हैं। और कैपिलैरिटी क्या होती है अपन पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। कैपिलैरिटी हमारा एक राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब लिक्विड का राइज और फॉल होता है उसका फेनोमेना होता है। देखो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है। देखो जैसे मान अब मैं आपको ना फिगर से समझाता हूँ। ये अपना एक पूरा कंटेनर है पानी का, मान लेते हैं अपने यहाँ पे पानी लेके चल लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एक कैपिलरी ट्यूब है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये पूरे में ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह इसमें पूरे में वाटर फिल है और इस कैपिलरी ट्यूब में जरूर पानी ऊपर जाएगा। अब इस कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि पानी में आपको पता है एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है। एडहेसिव नेचर है दूसरी सरफेसेस से अट्रैक्ट पानी ज्यादा होता है ना। खुद की सरफेस में रहने से ज्यादा वो दूसरी की सरफेस पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब खुद के जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं उसमें रहने के बजाय वो दूसरी सरफेस से भी अट्रैक्ट होता है पानी। तो इस तरह एक तरह की वो इस तरह की मेनिस्कस बनाता है। देखना कैसी, मतलब इन शॉर्ट कोई एडहेसिव नेचर का मतलब है अगर कोई दो सेम तरह की जिस सरफेस है, देखना है मैं पहले मेनिस्कस बना लेता हूं। ये अपनी इस तरह की कुछ पानी ऐसे पूरा चढ़ जाएगा यहां तक और इस तरह की एक मेनिस्कस बना देगा अपन ऐसे पूरे इतना, ठीक है। वाटर ना अट्रैक्ट होगा इस ग्लास ट्यूब, ये जो ग्लास की ट्यूब है ये कैपिलरी ट्यूब, तो वाटर क्या करेगा ना इसकी सरफेस से अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसमें कोहेसिव नेचर ज्यादा है। यानी दूसरे मटेरियल से अट्रैक्ट होने की कैपेबिलिटी है ना। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं एडहेसिव नेचर होता ही यही है, दूसरे मटेरियल से अट्रैक्ट होने की। और कोहेसिव नेचर ने खुद के मॉलिक्यूल से खुद में ही रहने की कैपेबिलिटी कोहेसिव नेचर होती है। मरकरी के पास कोहेसिव नेचर बहुत अच्छा होता है। जब मरकरी कहीं पे गिरता है तो वहां पे वो सरफेस को वेट नहीं करता क्योंकि वो अपने अपने में रहता है तो फैलता नहीं है ज्यादा। और पानी आप कहीं पे भी गिरता है तो पूरा फैल जाता है, तो वो गीला कर देता है क्योंकि पानी में दूसरी पानी अपने सरफेस से चिपक जाता है, इसलिए वो पूरा फैल जाता है, पूरा गीला कर देता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो मरकरी अट्रैक्ट नहीं होता तो वेट नहीं करता सरफेस को। ये बेसिक रीजन होता है और इसी एडहेसिव नेचर के कारण पानी यहाँ चढ़ जाता है ऊपर ग्लास की सरफेस से। अब अगर आप ध्यान से देखना, अब अपन क्या करते हैं, अब पहली बात तो यहाँ तो अपना इधर तो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जहां तक ये पानी भरा हुआ है, ऊपर एटमॉस्फेयर खुला है टैंक, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो एक मेनिस्कस बन गई है, अब अपन ने एक्सेस प्रेशर में पढ़ा था, अगर ये कोई भी अपना मान लो ये पे ड्रॉप है ये, तो हमेशा इसके इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता है जो उसका एक्सेस प्रेशर, मतलब पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, हमेशा इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता है जिसके कारण वो बबल या सोप बबल कह लो, लिक्विड ड्रॉप कह लो, जब भी बन पाते हैं क्योंकि उसका इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होता है। इनसाइड का प्रेशर है ना इसकी अंदर वाली सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है। और इधर जो अपन डेरिवेशन करेंगे ना वहां पे हम वन फ्री सरफेस वाला फॉर्मूले को कंसीडर करके चलेंगे। वैसे तो ये बस एक तरह की कंसीडर अपन करके चलते हैं कि यही फॉर्मूला अपने को लेना है इस डेरिवेशन में, बट मैं हल्का सा आपको इसका रीजन भी अभी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल में अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपन यहाँ पे 2s/r वाला फॉर्मूला लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली अपन यहाँ पे मेनिस्कस लेके चलेंगे। ये अब अगर आप इसको आप कंपेयर करो, ये एक तरह की कैसी मेनिस्कस है, अब इसको ये पार्ट उठा लो, ये जो हल्का सा कर्व सा हिस्सा है ना इसको यहाँ पे जोड़ के देखो, वो हिस्से के अंदर वाला ये जो कर्व हिस्सा है, कर्व हिस्से के अंदर पानी भरा हुआ है ट्यूब में, ये कर्व हिस्सा हो गया, ये कर्व हिस्सा हो गया और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर नीचे देखो पानी भरा हुआ है। अब मतलब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो एक तरह से बबल की बाहर की साइड हो गई। कॉन्वेक्स हिस्सा ये क्या है? कॉन्वेक्स हिस्सा, ऊपर वाला कॉन्केव है, नीचे वाला कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है ना एकदम ऐसे गोल है पूरा, और उधर क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। और अगर आप इसको दिमाग लगाना चाहो तो ये जो हिस्सा है ना, ये गोल हिस्सा, अगर मैं इस गोल हिस्से को अलग से निकाल के देखूं सिर्फ और इसके नीचे देखूं तो ये इस तरह अगर मैं बबल से कंपेयर करूं तो ये बबल के बाहर का हिस्सा हो रहा है। अगर ये पूरे स्फीयर का मैं इसको हिस्सा मान लूं तो इसके मैं बाहर का हिस्सा देखूं तो ये बबल बाहर एटमॉस्फेयर है मतलब इसके अंदर तो यहाँ पे वाटर है पर यहाँ पे तो बाहर एटमॉस्फेयर है। तो अब इसको कंसीडर करो तो एक तरह से बाहर का हिस्सा है बबल के अंदर का। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं पूरे सर्कल को कंप्लीट करूं तो ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के तो बाहर का हिस्सा है ना। यहाँ पे जो प्रेशर होगा इन शॉर्ट ये आउटसाइड प्रेशर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ी ट्रिकी चीज है। मतलब यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस। अब अगर इसको आप पानी को देखो, पानी को, तो ये जो पानी है एक तरह से ये सर्कल के बाहर का हिस्सा हो गया,
ये सर्कल सर्कल का सरकमफेरेंस है पूरा, ठीक है। सर्कल की जो गोल वाला हिस्सा है पूरा उसके बाहर है पानी, तो वहां पे हमेशा प्रेशर कम रहेगा, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर कम रहेगा। यहाँ पे कौन से प्रेशर पे, ये वाली जो मिनिस्कस है, मिनिस्कस की कॉन्वेक्स साइड पे यहाँ पे प्रेशर कम होगा। कितना प्रेशर कम होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर से 2s/r प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अब यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पे P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बट यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर लग रहा होता है इस सरफेस पे। अब इस सरफेस पे कम प्रेशर लगा होता है। अगर आप अपन एक काम या तो कर लेते हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, अगर अपन थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे तो मान लो इस मेनिस्कस के ऊपर भी थोड़ा मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे भी इसको जगह बना लेते हैं थोड़ी यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब मान लो इसके पास और जगह है एक्सपांड करने की, तो पानी क्या चाहेगा, अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए राइज कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने काफी राइज करके दिखा दिया है, बट अगर मान लो आप मिनिस्कस को थोड़ा नीचे बनाते तो जगह देना इसको राइज करने की, क्योंकि वो राइज करता है इसलिए क्योंकि उसका प्रेशर कम रहता है। मान लो अपन और दे देते हैं इसको जगह, ठीक है। अपन अपनी थोड़ी लंबी कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो वो क्या करेगा, और राइज करेगा सो दैट यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाए, तो और ऊपर राइज करेगा, तो और यहाँ से ऊपर राइज करना चाहेगा तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, और प्रेशर मेंटेन करने के लिए इन शॉर्ट वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो इतना अगर वो इतना आया तो मतलब वो चढ़ता ही जाता है अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और एक समय बाद रुक जाता है, सो दैट भाई एक समय बाद क्या होगा, एडहेसिव नेचर के कारण चढ़ता है, एक समय बाद मास बहुत ज्यादा हो गया पानी का, तो एडहेसिव फोर्स उसको ऊपर नहीं खींच पा रहा होगा, ठीक है। मान लो एडहेसिव नेचर ने उसको खींच के प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहां तक ले आया, इसके बाद जगह तो है बट वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, क्योंकि एडहेसिव नेचर की कैपेबिलिटी उतनी ही थी। बट ये क्यों चढ़ता है, ताकि ये जो प्रेशर है यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, मतलब यहाँ पे प्रेशर इन शॉर्ट कम हो जाता है प्रेशर, तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है तो यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर से कांटेक्ट थोड़ा हट जाता है, इन शॉर्ट यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, मतलब इन सरफेस से तो प्रेशर कम ही हो जाता है। P0 जहां पे लग रहा है ना, उससे कम प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए पानी ऊपर चढ़ता है। ये शॉर्ट में मतलब इतना आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, ये डेरिवेशन से मतलब ये आपको बस एक पर्सपेक्टिव के लिए था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं 2s/r क्यों ले रहा हूं, अब मैं इसको आपको हल्का हल्का रीजन बताता हूँ, वैसे आप लिख देना वहां पे, वी हैव टू अज्यूम कि यहाँ पे अपने को एक फ्री सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, पर अगर आप ध्यान से लिखो तो यहाँ पे ये जो अपना ये वाला है छोटा सा ये जो हिस्सा है, इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो अपन सिर्फ इसका एक हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, पूरा स्फीयर नहीं ले रहे, एक हिस्सा ले रहे हो, और उस एक हिस्सा एक जगह से तो पानी से बंद है। अगर आप ध्यान से देखो, इसका एक हिस्सा पानी से बंद है, नीचे वाला हिस्सा जो उसका कर्व वाला हिस्सा है, नीचे में पूरा पानी भरा हुआ है, और ऊपर वाला बस थोड़ा बहुत ऊपर वाला एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और जो लेयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है वही फ्री सरफेस होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो एरिया है इसका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। अब आप बोलोगे अगर मैं पूरे बबल को कंप्लीट कर दूं तो ये एरिया भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं बच पाएगा, बट देखा जाए तो ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और वैसे भी कंसिडर तो अपने को इतना एरिया करना है, अपने को पूरे बबल से क्या लेना देना। इसका जो इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर के साथ वो तो सिर्फ इतने एरिया में ही हो रहा है ना, ठीक है। मेनिस्कस तो इतनी बन रही, वो तो हम इमेजिनरी कंसीडर कर रहे हैं कि अगर मैं पूरा सर्कल यहाँ बना दूं तो, बाकी रियल में मेनिस्कस तो इतनी ही है, और वो मेनिस्कस का एक स्फीयर का हिस्सा है, वो एक चीज है। जब ये स्फीयर का हिस्सा है ना ये मेनिस्कस एक इमेजिनरी, जब ये अपन एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि एक स्फीयर का हिस्सा है, लेकिन रियल में एटमॉस्फेयर प्रेशर तो सिर्फ इतने पे ही लग रहा है ना, तो फ्री सरफेस एक तरह से इतनी सरफेस को ऊपर वाली को फ्री कह देते हैं, नीचे वाली को अपन पानी के कांटेक्ट में तो उसको फ्री नहीं कहते। अब ऐसे याद रख सकते हो कि जो छोटा सा एरिया है ना, छोटा सा एरिया, इसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा एयर के कांटेक्ट में, नीचे वाला पानी के कांटेक्ट में, इसलिए हमने 2s/r वाला फॉर्मूला लगाया। और ये जो कैपिलरी की मेनिस्कस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में सिर्फ इधर से, नीचे से पानी भरा हुआ है। ऐसे याद रखने का ये आपका एक तरीका हो गया। मैंने आपको हल्का हल्का रीजन बता दिया ऊपर से, बाकी तो आपको कंसीडर करके चलना है ये फॉर्मूला। अब यहां पे ना मैं एक बड़ा सा स्फीयर इमेजिनरी कंसीडर कर लेता हूं, एटमॉस्फेयर का, हवा का स्फीयर में। देखो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर ही होगा, क्योंकि मैंने बताया मेनिस्कस यहीं तक है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर का मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर लिया। देखो अपन ने मैंने जो आपको बात बताई है, तो ये बड़ा सा स्फीयर एटमॉस्फेयर का ही है ना, इतना हिस्सा इसका नीचे पानी, ऊपर तो इसके बड़ा सा स्फीयर आ रहा है ना, एक छोटे से हिस्से के ऊपर तो बड़ा स्फीयर आ रहा है, और बड़ा स्फीयर एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एक फ्री सरफेस है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, सिर्फ इतना ऊपर वाला हिस्सा कांटेक्ट में, इसलिए मैंने एक फ्री सरफेस मानी है। ऐसे आप दिमाग में पर्सपेक्टिव रख सकते हो, ठीक है। मैंने बस आपको एक पर्सपेक्टिव रखने के लिए बताया।
ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, इस मिनिस्कस की मैं थोड़ा उसको अच्छे से बना देता हूं। इस मिनिस्कस की रेडियस होगी कुछ, क्योंकि मिनिस्कस एक छोटे से, देखो ये तो है ही एक स्फीयर, ठीक है, इस मिनिस्कस का अपना भी एक रेडियस होगा विच इज स्मॉल आर, ऐसा, ये मिनिस्कस का अपना एक स्मॉल आर रेडियस होगा। आई होप आपको दिख रहा हो क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अलग करके बताता हूं, ये मेरी मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस का अपना रेडियस ये है, ठीक है, और ऊपर जो ये बड़ा सा स्फीयर है ना, ये इसका खुद का रेडियस। मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके बताता हूं, थोड़ा इसको ऐसा समझ लो, मैंने जूम कर दिया, ये मेरी मिनिस्कस है, ये मेरी मिनिस्कस है, ठीक है, ये एयर वाला स्फीयर नहीं है, एयर वाला स्फीयर नहीं, मिनिस्कस है। ये मिनिस्कस की रेडियस स्मॉल आर है, मैंने आपको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई, और इसके ऊपर इसको कंप्लीट कर रहा है एक तरह से बड़ा सा स्फीयर एटमॉस्फेयर का, और उस बड़े से स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है ना, यहाँ पे मतलब सेंटर थोड़ा यहाँ आएगा, वो आप कर लीजिएगा, ये यहाँ पे कहीं पे इसकी बड़ी रेडियस, की बड़ी रेडियस कौन सी है, जो बड़े स्फीयर की रेडियस है, और मिनिस्कस भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो उसकी अपनी भी स्मॉल आर रेडियस कुछ ना कुछ रही होगी, क्योंकि वो भी एक छोटे स्फीयर का पार्ट है। अब यहां से तो आपको नहीं आएगा समझ में। अब अगर आपको ये वाला हिस्सा पढ़ना हो, ये छोटा सा मिनिस्कस, उसके ऊपर का स्फीयर, ये वाला हिस्सा आप यहां से पढ़ लीजिएगा। ये मिनिस्कस की रेडियस हो गई, मैं लिख देता हूं, मिनिस्कस के लिए लिखा है ये मैंने, फॉर मिनिस्कस, मिनिस्कस, और ये क्या है, फॉर स्फीयर, फॉर बिग एटमॉस्फेयर स्फीयर, फॉर बिग एयर का स्फीयर, फॉर बिग एयर स्फीयर, जो रेडियस है, ये आर और आर क्या, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों ही रेडियस है, बट ये फॉर मिनिस्कस है और ये फॉर बिग एयर स्फीयर है, ठीक है। ये अपना पूरा हो गया। अब ना मैं क्या यहाँ पे स्कोर हॉचपॉच नहीं करते, अपने यहाँ से आपको आगे के आधा फिगर आप यहाँ से कंसीडर करो, थोड़े यहाँ से थोड़े यहाँ से, ठीक है। अब ये पूरा मैंने आपको पर्सपेक्टिव बता दिया, अब अपन इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। मैथमेटिकली छोटी सी है क्योंकि मेन कांसेप्ट तो अपन ने पढ़ लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मिनिस्कस की छोटी रेडियस और बड़े से स्फीयर की बड़ी रेडियस दोनों से मिलकर दो साइड ऑफ एक राइट ट्रायंगल बन चुकी है, और मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। मेरा क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। चलो, और ये कैसे बना, दो रेडियस मिलके और एक साइड मैंने ज्वाइन कर दी। अब यहाँ का एंगल थीटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये थीटा एंगल भी क्यों होगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। चलो अब बीच में बता ही देता हूँ, पर्सपेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। ये रही अपनी कैपिलरी ट्यूब, अलग से ही बताना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं। और ये अपनी मिनिस्कस हो गई, ठीक है। ये मिनिस्कस है, मैं सिर्फ इतना हिस्सा बता रहा हूं, ये मिनिस्कस से लेके और नीचे की ट्यूब ये। अब आपको पता है कांटेक्ट एंगल कैसे बनता है, अगर आपने पढ़ा हो तो यहां से ही जो कर्व सरफेस है, अगर मैं वहां से टेंजेंट बना दूं और सरफेस के साथ बनने वाला एंगल कांटेक्ट एंगल होता है, ठीक है। ये कर्व सरफेस से मैंने एक टेंजेंट बना दी और जो सरफेस है, सरफेस के साथ बनने वाला एंगल थीटा एक कांटेक्ट एंगल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट एंगल हो गया अपना थीटा। अब आगे चलते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर का हिस्सा क्या बनाया था मैंने, इसके ऊपर का हिस्सा मैंने कुछ ये बनाया था, बड़ा सा स्फीयर। मैं कंप्लीट कर देता हूं फिगर को यहां से। और क्या बनाया था अपन ने, और अपन ने एक छोटी सी रेडियस इसकी बनाई थी स्मॉल आर, और इसकी बड़ी रेडियस मैंने बनाई थी कैपिटल आर। ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा एंगल्स को ना मैथ्स की बात है, ठीक है, मैथ्स की बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये स्मॉल आर है। अब ये जो स्मॉल आर वाली रेडियस है, ये जो स्मॉल आर वाली रेडियस है वो किस तरह मैंने बनाई है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एक तरह से स्मॉल आर क्या हो रही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, ये वाले सर्कल को, है ना, एक तरह से कर्व हिस्से को टच कर रही है। और जो अपनी मैंने कांटेक्ट मैंने ये ग्लास की सरफेस है, ग्लास की सरफेस वो मिनिस्कस के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही है, इमेजिन करिएगा, ठीक है। ये छोटी वाली रेडियस, ठीक है, छोटी वाली जो रेडियस है उसका जो कर्व एरिया है वहां से जो ग्लास की सरफेस पास हो रही है, मेरा मिनिस्कस, ये मेरी मिनिस्कस हो गई, और वहां से एक टेंजेंट की तरह ग्लास की सरफेस पास हो रही है, ठीक है। ये रही मेरी पूरा मिनिस्कस, और वहां से टेंजेंट की तरह पास हो रही है ग्लास की सरफेस, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ऐसा, मतलब ऐसा। और चलो वो भी नहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट का आप एंगल भी समझ सकते हो। मान लो ये सेंटर है मेरा, छोटे वाले से सर्कल, एक छोटा सर्कल अलग है मिनिस्कस का, मान लो उसका रेडियस है और उसके सेंटर से रेडियस आ रही है, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। ये जो मैंने डॉट से एंगल बनाया ना, जिसके अंदर थीटा, अब देखो ये डॉट से दिख रहा होगा आपको डब्बे सा एंगल एक, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा 90 है। अब ये थीटा है, ये इतना थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब अगर आप कैपिटल आर रेडियस को देखो, कैपिटल आर रेडियस को देखो, और ये टेंजेंट को देखो जो मैंने छोटे वाले मिनिस्कस की कर्व सरफेस से बनाई है,
ये बड़ा रेडियस और मेनिस्कस से पास होने वाली टेंजेंट, मेनिस्कस से पास होने वाली टेंजेंट के बीच का एंगल भी पूरा 90 होगा। अगर आप इसको अच्छे से बनाओगे, थोड़ा यहाँ थोड़ा प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं बनाया, उनके बीच का एंगल भी 90 होगा, और उसमें से 90 माइनस थीटा तो यही हो गया, तो बचा हुआ थीटा हो जाएगा। और इसलिए मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का एंगल थीटा लिखा। और आप, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि थीटा तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को लेते हैं, और एंगल ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ बनना चाहिए सरफेस के साथ, ग्लास की सरफेस और मेनिस्कस टेंजेंट वगैरह बना के। लेकिन आपने अपने ट्रायंगल के बीच ट्रायंगल में कैसे बना दिया? ठीक है, इमेजिनरी ट्रायंगल के बीच में थीटा कहां से आ गया भाई? थीटा तो यहाँ आता है, ऊपर थीटा अपन ने कहां से बना दिया? तो वो सब मैंने आपको समझाने के लिए, बस अब अपन ने पूरा पर्सपेक्टिव अपना डन हो गया। अब शुरू करते हैं फाइनली अपन थोड़ी डेरिवेशन। अब छोटी सी डेरिवेशन इतनी सी में हो जाएगी कि अपन ने पूरा कुछ समझ लिया है। ठीक है, शुरू करते हैं अब। ठीक है, बाकी मैंने कैपिलरिटी का आपको बेसिक मीनिंग तो बता दिया ना, मतलब शायद मैंने अगर मैं बता दूं आपको, फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, वाटर जैसे सब्सटेंस राइज करते हैं कैपिलरी ट्यूब में, और क्योंकि उसमें कोई एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, दूसरे से चिपकने के लिए राइज कर जाएंगे ग्लास सरफेस से चिपकने के चक्कर में, और जो मर्क्यूरी जैसे एडहेसिव वाले जो सब्सटेंस होते हैं जो खुद में रहने का ट्राई करते हैं, वो गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हम चढ़ जाएं इसके ऊपर, वो अपने में रहना चाहेंगे, और वो फॉल कर जाएंगे वापस बार बार कंटेनर के अंदर, वो नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब रहता है। इसी राइज और फॉल ऑफ, कभी राइज होगा वाटर जैसे सब्सटेंस के कारण, मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस के कारण अगर कैपिलरी में फॉल हो रहा है, तो राइज फॉल ये सारी जो चीजें अपन कैपिलरी ट्यूब के साथ स्टडी करते हैं उसको कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पर्सपेक्टिव हो गया। आप शुरू करते हैं। अब कुछ समय बाद मान लो कैपिलरी में पानी चढ़ रहा है, और कुछ समय बाद पानी चढ़ना रुक जाएगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं चढ़ता जाएगा, मैंने बताया एक ही लिमिट है उस एडहेसिव फोर्स, मतलब जो एडहेसिव फोर्स है पानी और ग्लास सरफेस, वो एक लिमिट तक ही पानी चढ़ा पाएगी। और साथ ही साथ जो अपने प्रेशर, मतलब प्रेशर वगैरह है, मतलब जो प्रेशर वगैरह बैलेंस हो जाएंगे। मैंने बताया प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पानी चढ़ता है, अगर प्रेशर मेंटेन हो गया तो पानी चढ़ना रुक जाएगा। अब कौन से प्रेशर मेंटेन होंगे? एक तो कैपिलरी ट्यूब के कारण जो ऊपर प्रेशर होगा, ऊपर प्रेशर है ना अंदर, ये कॉन्वेक्स एक नीचे वाला एक हिस्सा होगा जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है पूरे में, और इस कर्व के ऊपर, उस कर्व के ऊपर 2s/r प्रेशर होगा। मैंने बताया आपको यहाँ 2s/r कम है अंदर, एक लगभग यहाँ पे, तो उतना ऊपर 2s/r प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो मेरा, समझ रहे हो, इस मेनिस्कस के अंदर, ये मेरी मेनिस्कस है, और उसके ऊपर वाले एरिया में 2s/r प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से अभी इनसाइड का काम कर रही है, कंप्लीट कर दूं तो एक तरह से इनसाइड काम कर रही है, और बबल वगैरह में जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसमें अंदर ज्यादा होता है प्रेशर, तो अपन लिखते थे P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता था। ठीक है, तो सिमिलरली मैं यही काम करने वाला हूं, तो अंदर मेरा जो एक्सेस प्रेशर होगा, और अंदर वाला प्रेशर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड ही लिखते हैं अपन, तो वो लिखा जाएगा 2s/r। 2s/r वाला कौन सा प्रेशर? जो कैपिलरी के ऊपर है, मतलब ये मेनिस्कस के ऊपर है, ऑब्वियसली मेनिस्कस के ऊपर वाला प्रेशर, और नीचे वाला जब बैलेंस होगा जब भी पानी रुकना बंद होगा। और नीचे प्रेशर क्यों है? ये सरफेस ऑफ वाटर है। मानो इस जनरल सरफेस ऑफ वाटर से मेरा पानी h हाइट चढ़ गया ऊपर, यहाँ पे पानी की लेवल तो इतनी थी, और उससे h हाइट ऊपर चढ़ गया, तो मुझे वही h हाइट निकालनी है। और h हाइट, जो हाइट के कारण जो प्रेशर होता है वो गॉस प्रेशर होता है, h हाइट के कारण जो प्रेशर यहाँ पे हो रहा है ρgh होगा, पढ़ा है अपन ने। अब 2s/r ऊपर का प्रेशर हो जाएगा, जो मेनिस्कस के कारण ऊपर बन रहा है, ऊपर जो प्रेशर बन रहा है मेनिस्कस के कारण, मेनिस्कस के ऊपर, और नीचे जो हाइट के कारण नीचे जो प्रेशर बन रहा है वो ρgh है, मतलब हाइट के कारण जो प्रेशर यहाँ कहीं बन रहा होगा, और एक ऊपर, मतलब यहाँ का प्रेशर, अगर प्रेशर वगैरह मेंटेन, अगर अपन कहते हैं कि ये दोनों चीजें अगर बराबर हो जाएगी तो बस अपना पानी चढ़ना रुक जाता है, और इससे अपनी डेरिवेशन हो जाएगी। अब अपन कंप्लीट करते हैं इस डेरिवेशन को, कैसे लिखेंगे? अब देखो यहीं पे डेरिवेशन हो गई, बस h को मैं अलग कर देता हूं, h को मैं अलग करके लिखूं तो ρg नीचे आ जाएगा, 2s/R ρ × g। लेकिन यहाँ पे कैपिटल R ना एक इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस है, जो कैपिटल R बड़े वाले स्फीयर की, जो हमको नहीं पता उसकी रेडियस क्या हो सकती है, तो वो बहुत अनसर्टेन चीज है, तो अपन और वो कैसे निकालेंगे हम, है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपने को मेनिस्कस की रेडियस तो पता ही, स्मॉल r तो पता ही, कि भाई तो अपन मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं ना कि जो हमने कैपिलरी ली है, जो हमने लिक्विड लिया, उससे मेनिस्कस की क्या रेडियस बन रही है। तो उसी के साथ अपन क्या करेंगे, इसीलिए तो ट्रायंगल बनाया था अपन ने। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 होगा, तो मैं cos थीटा लगा देता हूँ। यहाँ पे cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के और 90 के साथ वाली साइड बेस होगी r, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस कैपिटल R। अब यहाँ से अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू निकाल लूं, जिसको मुझे रिप्लेस करना है, तो r cos थीटा, तो बस कैपिटल R की जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल R की जगह मैं लिख देता हूँ r cos थीटा, और ρ × g। अब क्या करते हैं, cos थीटा डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाते हैं, है ना, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो 2s cos थीटा बाय r ρg, इसको ρg r लिख लेते हैं।
मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये था अपना जो हाइट है, कितनी हाइट वो पानी चढ़ेगा भाई, मतलब ये 2s cos थीटा बाय rho g r। ठीक है, ये सारा अपना डेरिवेशन यहाँ पे हो जाता है फाइनली कंप्लीट। थोड़ा मतलब दिखने में बहुत छोटा डेरिवेशन देखो इतने में हो गया, बट इसके पीछे की कहानी थोड़ी लंबी है। पर्सपेक्टिव क्लियर हो गए होंगे आई होप आपके। डेरिवेशन होती है कंप्लीट, क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मान लो जितना हाइट पानी चढ़ना चाहिए उससे कम मैंने अगर कैपिलरी ट्यूब की हाइट ली तो पानी चढ़ना रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि फव्वारा बन के पानी बाहर आ जाएगा, नहीं। अगर h हाइट पानी चढ़ना है, मैंने h हाइट से कम की कैपिलरी ट्यूब ली है, अपने को पता है ज्यादा चढ़ेगा इससे पानी, तो अपने कम ट्यूब ली है तो पानी ऐसा नहीं बाहर निकल जाएगा, एक समय बाद रुक जाता है पानी। ठीक है, तो वो भी एक एमसीक्यू वगैरह आते हैं और वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट होती है, क्वेश्चन वगैरह भी इससे आते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।